मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज, सिवान, के बीए सेकेंड पार्ट के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये हमारे व्याख्यान का टॉपिक है भारत और अमेरिकी न्यायालय का तुलनात्मक अध्ययन। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघ तथा राज्यों के आपसी मतभेद सुलझाने तथा कार्यपालिका द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किए जाने पर उसकी रक्षा हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके अधीन भारत के विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट स्थापित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रहरी होने के साथ ही देश का सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायालय है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था के लक्ष्य की पूर्ति हेतु शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है तथा राष्ट्रपति को कार्यपालिका का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस को विधायन का कार्य सौंपा गया तथा न्याय व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया। निरोध व संतुलन की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि शासन का एक अंग अन्य दो अंगों पर अपना नियंत्रण रख सके, जिससे कि सत्ता का संतुलन बना रह सके। लेकिन समय के साथ शासन के रूप में परिवर्तन होता गया और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति को इतना व्यापक कर लिया कि यदि इंग्लैंड संसदीय प्रभुसत्ता के लिए जाना जाता है तो न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिकी संविधान का प्रमुख लक्षण बन गया है। संघात्मक व्यवस्था में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय जरूरी होता है ताकि वह समय पर केंद्र व राज्य की इकाइयों के बीच संवैधानिक विवादों का निपटारा कर सके। इसलिए अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया तथा न्यायालय में जजों की संख्या, सेवा संबंधी शर्तें, योग्यताएं, उसके वेतन भत्ते आदि के बारे में कांग्रेस को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1789 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक प्रधान जज तथा 6 सहायक जज बनाए गए। बाद में इसके जजों की संख्या 9 कर दी गई। इन जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसका अनुमोदन सीनेट द्वारा आवश्यक होता है। चूँकि जजों की योग्यताओं के बारे में कोई लिखित कानून नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति अपने पसंदीदा लोगों की नियुक्ति करते रहते हैं, जिसे उसके हाथों अपने प्रिय मित्रों को राजनीतिक पुरस्कार कहा जाता है। अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति अपने प्रिय मित्र को एक राजनीतिक पुरस्कार के रूप में यह पद प्रदान करते रहते हैं। लेकिन प्रचलन में ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को जज के रूप में नियुक्त करता है जो औपचारिक तौर पर विधि का ज्ञाता हो, यानी विधि का प्रशिक्षण पाया हो, वह ऐसे परिवार का हो जिसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा हो तथा देश के राजनीतिक क्षेत्र में उसने अपनी जगह बना ली हो। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या संसद निर्धारित कर सकती है। 1985 में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 25 अन्य न्यायाधीश तथा 2008 में हुए संशोधन के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश की संख्या निर्धारित की गई है। भारत में भी अमेरिका की ही तरह न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशविरा करते हैं। भारत के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत एवं अमेरिका दोनों ही देशों में संसद महाभियोग द्वारा न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है तथा दोनों ही देशों में वेतन भत्ते संसद तथा कांग्रेस द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होने के कारण इसकी शक्तियाँ बहुत अधिक विस्तृत और व्यापक है। इसके निर्णय देश के समस्त न्यायालयों को मान्य होते हैं। अमेरिका में जज की नियुक्ति अस्थायी रूप से जीवन भर के लिए होती है। 65 वर्ष की आयु अथवा 15 वर्ष की सेवा के बाद कोई भी जज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का वार्षिक सत्र अक्टूबर के पहले सोमवार से शुरू होता है और अगले वर्ष जून तक चलता है। विशेष परिस्थिति में प्रधान जज विशेष सत्र बुला सकते हैं। न्यायालय किसी प्रकरण को सुनता है, लेकिन निर्णय बहुमत के आधार पर दिया जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जो इस संविधान या संयुक्त राष्ट्र के कानूनों के अंतर्गत उत्पन्न हुए हों या संविधान या कानून के अंतर्गत दी गई शक्ति के अनुसार संधि या संधियों से उत्पन्न हुए हों। उसका संबंध राजदूत, उपराजदूतों या मंत्रियों से हो, नौसेना या सामुद्रिक अधिकार क्षेत्र से हो, किसी ऐसे विवाद से जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक पक्ष हो, या कोई ऐसा विवाद जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो, या कोई ऐसा विवाद जो एक राज्य या किसी अन्य राज्य के नागरिक या विभिन्न राज्य के नागरिकों के बीच हो, या कोई ऐसा विवाद जो किसी राज्य व उसके नागरिकों के बीच हो, या कोई विवाद जो किसी राज्य के नागरिक तथा विदेशी राज्य या विदेशी नागरिकों के बीच हो। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और सरलतापूर्वक समझने के लिए इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मौलिक व अपील संबंधी। मौलिक अधिकार क्षेत्र में वैसे मामले आते हैं जो किसी राज्य के विरुद्ध अमेरिकी सरकार की कार्यवाही से जुड़ा हो, या किसी राज्य के खिलाफ किसी राज्य की कार्यवाही से जुड़ा हो, या ऐसा प्रकरण जिसमें कोई राजदूत या मंत्री लिप्त हो, या किसी राज्य की किसी अन्य राज्य के नागरिक या विदेशियों के विरुद्ध कार्यवाही का मामला हो। शेष मामले राज्यों में स्थापित संघीय न्यायालयों में तय किए जाते हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय को या अमेरिकी न्याय व्यवस्था को इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया है, या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने उसको इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया है, जिसके तहत न्यायालय किसी प्रशासकीय आदेश या कांग्रेस के कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर सकता है कि वह संविधान के प्रावधानों या कानून की वैध प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। यदि किसी आदेश या कानून को न्यायालय द्वारा एक बार रद्द कर दिया जाता है तो उसे फिर से लागू नहीं किया जा सकता। 1803 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनेक प्रकरणों में इस शक्ति का प्रयोग करके अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। इसको न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने इस प्रकार से व्यक्त किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। संविधान के निर्मातागण यह कल्पना भी नहीं किए होंगे कि आगे चलकर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति इतनी बदल जाएगी। लाखों मतदाताओं द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति व कांग्रेस की इच्छा पर इस न्यायालय के जज हावी हो गए, जो अपने बहुमत से तय करते हैं कि क्या चुनौती दिया गया कानून या आदेश संवैधानिक है या नहीं है। ये एक बार 1930 में जब महान मंदी का समय आया, संकट आया, तो उस समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने नवनिर्माण योजना लागू करने के लिए एक आदेश दिया तथा कांग्रेस ने राष्ट्रीय पुनरुद्धार अधिनियम ये बनाया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया।
तब राष्ट्रपति ने क्रोध की मुद्रा में यह प्रतिक्रिया व्यक्त की कि अमेरिकी संविधान घोड़े व बग्घी के दिनों का अवशेष है, अर्थात यह कालातीत हो चुका है, पुराना हो चुका है। इसने न्यायालय की रूढ़िवादी प्रकृति को उजागर किया। लास्की ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानून को रद्द कर दिया जिसका लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र में बदलना था। फिर भी इस व्यवस्था के प्रशंसकों का मानना है कि अमेरिकी न्यायालय लोगों की स्वतंत्रताओं का संरक्षक है, वही राष्ट्रपति व कांग्रेस के स्वेच्छाचारी कार्यों से उसकी रक्षा कर सकता है। अब हम भारतीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय पर थोड़ा सा गौर करें तो इसके जो क्षेत्राधिकार हैं उसमें सबसे पहले इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में राज्यों से संबंधित विवादों को रखा गया है जो संघीय राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच हो। उन विवादों का निपटारा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद की भी सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख या रीट्स जारी कर सकती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा लेख। इस प्रकार यह न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है। इसके अलावा भारतीय न्यायालय को अपीलीय अधिकार भी प्राप्त है। जैसे निम्नतम न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में जो संवैधानिक महत्व के मामले हैं, ये या दीवानी अपील है या फौजदारी मामले हैं, दीवानी या फौजदारी, इन सभी मामलों में यदि उच्चतम न्यायालय यह उसमें बता देता है कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाने योग्य है, इस बात का प्रमाण वह दे देता है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 143 में ये व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति किसी विषय के संवैधानिक या कानूनी पहलू पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करना चाहता है तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, लेकिन ये राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अभी तक कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दिया है राष्ट्रपति को, लेकिन अयोध्या मुद्दे पर ये राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से जब परामर्श मांगा तो सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने से इनकार कर दिया। और एक बात ये भी स्पष्ट हो गया कि किसी विषय विशेष पर राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार भी सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ये अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तरह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षक का भी कार्य प्रदान किया गया है और न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी भी अधिकार दिया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधता, यानी भारत सरकार के कानूनों की वैधता को जांच करने का अधिकार प्राप्त है। जो संविधान के विरुद्ध है, अर्थात संविधान के विरुद्ध निर्मित विधियों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकती है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति शासन को मर्यादित रखने का एक प्रमुख साधन है। अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। इसके अलावे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। वह अपने ही दिए गए निर्णयों पर यदि उसे ऐसा लगता है कि किसी पक्ष का उसमें अन्याय हुआ है तो वह उसमें फिर से पुनर्विचार कर सकता है। ये
इस प्रकार से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है और निसंदेह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली स्थिति में है। धन्यवाद।